आज मैं आप लोगों को जो CDS 2021 का एग्ज़ाम था मैथ्स का, तो उसका मैं सॉल्यूशन यहाँ पे कराने वाला हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं। ये जो इसका पहला क्वेश्चन था ये था कि 26381 ये इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। मतलब ये कुछ प्राइम्स के टुकड़ों को डिवाइड करने पे बना हुआ है, तो वही प्राइम्स आपसे पूछ रहा है क्या होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एक प्राइम नंबर ढूंढना होगा जो कि इसका फैक्टर हो। अगर वो प्राइम नंबर हमें मिल जाता है तो अगर हम उसे डिवाइड कर दें इसे, तो बाकी काम में बचा हुआ नंबर हिस्सा मिल जाता है और फिर वो छोटा हो जाता है, इसलिए उसमें हमें फिर प्राइम्स छांटना आसान हो जाता है। तो अगर हम गौर करें तो चलिए हम 17 से पहले चेक करते हैं कि क्या वो इसका फैक्टर है एक। तो अगर 17 से हम देखेंगे तो 17 1 जा 17, फिर 9 और 17 91 जाएगा, नहीं 91 तो नहीं जाएगा, 85 के बाद में फिर 8, तो फिर 85 331, ये 17 से तो डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही अब आप 23 से चेक कर सकते हैं, तो 23 का एक बार, फिर 333, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं 26381। यही जो ऑप्शंस में दिए हो प्राइम हमेशा इन्हीं को ही ट्राई करें, कोई अपने मन से अलग ना ट्राई करें तो बेहतर है। तो ये फिर अभी ये 92, तो फिर ये कितना हुआ आपका 16 1, अभी ये हाँ, तो ये 23 से आपका डिविजिबल हो रहा है। अभी चेक करें 23 केवल एक ही ऑप्शन में है, केवल एक ही ऑप्शन में है, तो आपका और कुछ सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिना 23 के ये इसको एक्सपेंड कर नहीं सकते। तो 23 इस ऑप्शन का मतलब डी ऑप्शन ही इसका सही है, क्योंकि अगर आप देखें तो 23 इंटू 31 इंटू 37 यही पूरा निकल के आएगा आपका। 23 सबसे मेन फैक्टर था, क्योंकि ये केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, तो सबसे पहले उन्हीं प्राइम्स को ट्राई करें जो केवल एक ऑप्शन में दिए हों, क्योंकि अगर सब में है और वो प्राइम्स का एक फैक्टर निकल भी गया तो भी आप किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे, केवल एक ही दो ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं आपसे। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल दिया है, आपको बताना कि इसका फैक्टर कौन सा है, x+14, x-14, x-6, x-7। तो पॉलिनोमियल ये दे रखा है कि x-1, x-2, x-4, -90, ये आपका पूरा पॉलिनोमियल दे रखा है। अब आपको पता होगा कि अगर x-a किसी पॉलिनोमियल px का एक फैक्टर है, तो फिर x = a इस पॉलिनोमियल में पुट करने पे, यानी अगर हम pa निकाल लें तो फिर ये 0 आ जाना चाहिए। ये आपको चीज़ पता होगी, आई विल लेटर प्रूव इट, लेकिन अभी सिर्फ इतना देखिए कि अभी आप ऑप्शन उठाइए, क्या x = 6 रखने पे ये सही होता है। मतलब x = अगर x-6 इसका एक फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का, तो इसका मतलब x = 6 रखने पे ये जो पॉलिनोमियल है हमारा ये p6 ये फिर 0 आ जाना चाहिए। तो क्या p6 0 आता है। अगर हम इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे 6 पुट करें तो क्या आएगा, अगर 6 पुट किया तो ये 5 आएगा, ये 4 आएगा, ये 6 पुट किया तो 2 आएगा, -90, 5 4 = 20, 2 = 40, -90 नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो हो नहीं सकता, इसका मतलब x-6 इसका एक फैक्टर नहीं है। अभी चेक करें x-7, अगर x-7 इसका एक फैक्टर होगा तो इसका मतलब x = 7 रखने पे ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, x = 7 अगर पुट किया तो ये आएगा 6, ये आएगा 5, ये आएगा 3, तो 6 5 जा 30, 3 जा 90, तो 90 -90 कितना हो जाएगा 0। तो इसका मतलब x-7 ही इसका एक फैक्टर है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 23 - 4√15। 23 - 4√15 इसका आपको पूछ रहा है स्क्वायर रूट।
तो सबसे पहले एक काम करें, अगर इसको मैथमेटिकली देखना है आपको कि कैसे होगा ये क्वेश्चन, तो इसे कुछ a प्लस बी की फॉर्म का आप मान लें, a प्लस बी की फॉर्म का मान लें या a माइनस बी की फॉर्म का भी मान सकते हैं। चलिए आपने मान लिया कि ये a प्लस बी की फॉर्म का है। अब दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा 23 माइनस 4 रूट 15, और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप कंपैरिजन करें तो देखिए ये 2ab तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 2ab होगा और ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें ये इरेशनल नंबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर स्क्वायर करेंगे तो फिर या तो उसकी सर्ट्स जो है ये 1/4 रही हो, तब उसका स्क्वायर करने पे कुछ रूट मिल सकता है, लेकिन अगर सर्ट्स 1/4 रही होगी तो फिर ये 2ab पोर्शन में भी सर्ट्स 1/4 रही होगी, इसलिए ये चीज़ इसके बराबर तो नहीं हो सकती। इसका मतलब ये चीज़ इसी के बराबर रही होगी, तो अगर ये इसके बराबर होगी तो हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 23, और यहाँ से 2ab है हमारा माइनस का 4 रूट 15। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ab है हमारा माइनस का 2 रूट 15। अब अगर इस यहाँ से तो हम किसी कंक्लूजन पे नहीं निकल रहे, लेकिन अगर ये चीज़ देखें कि ab हमारा है माइनस का 2 रूट 15, तो a और b की वैल्यूज़, पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं? हो सकता है a -2 हो और b रूट 15 हो, लेकिन अगर a इतना होगा और b इतना होगा तो क्या ये दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है? अगर देखें तो ये 19 आना चाहिए इन वैल्यूज़ पे, इसका मतलब ये वैल्यूज़ नहीं हो सकती। अच्छा, और पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं यहाँ की? हो सकता है a हो हमारा -1 और b हो 2 रूट 15। अब अगर ऐसा है तो फिर क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? तब भी ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्योंकि ये आ जाएगा आपका 15 4 जा 60 और 161, तभी ये 23 नहीं आएगा। अगर आपका a हो यहाँ पे मान लिया कि 2 रूट 3 और b हो आपका माइनस का रूट 5, उस कंडीशन में भी नहीं आएगा। अगर हम चेंज कर दें यहाँ पे, ये हो 2 रूट 5 और ये हो रूट 3, मतलब एक तो रूट लगा ही है, इस कंडीशन में आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 23 आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 20 और इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3। तो ये वैल्यूज़ ऐसी हैं जिन पे ये चीज़ भी सेटिस्फाई हो रही है और ये चीज़ भी, हमें पता चल गया कि यही वैल्यूज़ हो सकती हैं a और b की। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि मैंने a को क्यों नहीं लिया माइनस का 2 रूट 5 और b को रूट 3, क्योंकि a भी तो -2 रूट 5 हो सकता है और b प्लस का रूट 3 हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ पे जो हम ये नंबर लिखेंगे अपना, वो अगर हम a को -2 रूट 5 और b को प्लस का रूट 3 कंसीडर करते हैं, तो ये जो हमारा नंबर है a प्लस b, ये हो जाएगा -2 रूट 5 प्लस रूट 3। तो क्या ये ऑप्शन में आ रहा है? ये भी ऑप्शन में है, तो फिर यही हो जाएगा सही आंसर। वैसे ये भी हो सकता था, क्योंकि चाहे नंबर निगेटिव, इन दोनों नंबर्स में कोई फ़र्क नहीं होगा, ये बस निगेटिव होंगे, तो किन्हीं का भी स्क्वायर करो आएगा उतना ही, तो कोई भी हो सकता है। चाहे आप पलट के लिखते हैं लेकिन वो ऑप्शन में मिलेगा नहीं, तो फिर ये ऑप्शन है, इसी को आप सही कर सकते हैं। क्योंकि ये बात वही है कि जैसे आप कहें कि 4 किसका स्क्वायर रूट है, तो मतलब किसका स्क्वायर है, ये 2 का भी है -2 का भी है, तो बात एक ही है। अगला 4th क्वेश्चन है, ये कह रहा है आपको रिमाइंडर बताना है। तो रिमाइंडर के लिए सबसे पहले एक चीज़ देख लें आप कि जैसे अगर आपको रिमाइंडर निकालना होता है, रिमाइंडर निकालना बहुत ही आसान है। जैसे अगर आपको मान लिया निकालना है कि रिमाइंडर 60 को आप जब डिवाइड करते हैं 60 को 7 से, तो ये रिमाइंडर कितना मिलता है? तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 4 मिलेगा रिमाइंडर। लेकिन अगर मान लिया यही 60 कोई लार्ज नंबर है और आप 7 का टेबल नहीं वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, काफ़ी टाइम लग रहा है, तो आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक भी कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको लिख सकते हैं 10 × 6/7। तो अभी अगर आप 10 को डिवाइड करेंगे
और 7 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा 3, तो आप केवल यहाँ पे 3 लिख दीजिए। फिर 6 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा 6 ही, क्योंकि 6 ऑलरेडी छोटा है। अब 6 और 3 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो रिमाइंडर्स बचे आपके छोटे होके, तो वो कितने आए 18। 18 को 7 से डिवाइड करें, आप बता सकते हैं कि 7 2 जा 14 और 4 बचा रिमाइंडर। तो प्रोसेस वही है, ये थोड़ा ब्रेक करके है, हालांकि यहाँ पे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन अभी आप देखेंगे किसी लार्ज नंबर में जब हम करते हैं तो हमें इसका बेनिफिट मिलता है। जैसे और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे अगर आप 100 को डिवाइड करते हैं 9 से, तो आप 9 11 जा 99, 9 11 टाइम्स जब वो लगेगा तो 99 आएगा और रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें 1। The video was interrupted because of a call, so I am solving the later parts of this question. यहाँ पे मैं आपको समझा रहा था कि जैसे 100 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो फिर रिमाइंडर बचता है 1। जैसे आपको पता है कि 9 को आप 11 टाइम्स पढ़िए, उसके बाद 99 बचेगा। लेकिन अगर आपको ये मान लिया 11 टाइम्स लगाने में दिक्कत हो रही है, आप इसे ब्रेक भी कर सकते हैं। मान लिया 100 को आप 10 × 10 लिख सकते हैं। अभी अगर आप इसे देखें तो 10 से 9 को डिवाइड करने पे 1 बचा, और फिर इस 10 को 9 से डिवाइड करने में भी रिमाइंडर 1 बचा, और 1 1 जा 1। ये हालांकि मुझे इसे इक्वल टू नहीं लिखना चाहिए, 10 × 10/9 इक्वल टू सम फ्रैक्शन पार्ट होगा, डेसिमल नंबर आएगा, तो ये 1 नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लगाए दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं कि 10 से 9 करने को, मतलब 10 से 9 को डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो ये 1, और फिर इस 10 को ये 1, और अब रिमाइंडर की आपस में मल्टीप्लाई, और फिर वापस अगर कोई न्यू रिमाइंडर, अगर आपको मान लिया 9 से कोई बड़ा नंबर मिल जाता है रिमाइंडर्स की आपस में मल्टीप्लाई करने पे, तो उसे दोबारा 9 से आप डिवाइड करके रिड्यूस करेंगे उस रिमाइंडर को। जैसे इसी 100 को आप ये भी लिख सकते थे कि मान लिया जैसे 20 × 5 मान लिया, ये लिख लिया, ठीक है। अब 9 से इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर मिला 2, और 5 को 9 से डिवाइड करने पे तो रिमाइंडर 5 मिलेगा, क्योंकि 5 लेस देन है 9। तो ये अब ये 5 2 जा 10, यानी रिमाइंडर्स का मल्टीप्लाई करेंगे और आएगा 10। तो क्या 10 का भी रिमाइंडर मिल सकता है 9 से डिवाइड करने पे? नहीं, क्योंकि 10 जो है 9 से बड़ा है। तो अब 10 को हम देख लेंगे, 9 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा रिमाइंडर, तो 1 मिलेगा। इस तरीके से आप इसे रिड्यूस करते हुए चल सकते हैं। यहीं पे एक चीज़ और है जैसे आप निगेटिव रिमाइंडर्स भी यूज़ कर सकते हैं। निगेटिव रिमाइंडर का मतलब क्या है, जैसे आपको ये कहा गया कि 60 को डिवाइड करना है 4 से। 60 को आप मान लिया 10 × 6 में आपने ये किया इस तरीके से ब्रेक, तो 10 को 7 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो मान लिया 7 1 जा 7 लगाते हैं तो मिलता है 3 रिमाइंडर। यही आप अगर 7 2 जा 14 यहाँ पे कर दें तो आपको फिर रिमाइंडर क्या मिलेगा, -4, ये आपको मिलेगा रिमाइंडर। इसी तरीके से 6 को अगर आप डिवाइड करते हैं 7 से तो आपको -1 भी रिमाइंडर मिलेगा। तो अगर यहाँ पे हम -4 और -1 लिख लें इनकी जगह पे, और नीचे 7 कर देंगे, 10 से डिवाइड करने में -4 मिला रिमाइंडर, 6 को 7 से डिवाइड करने में -1 मिला, तो -4 और -1 ये भी 4 आ गया। तो यानी 7 से डिवाइड करने में 4 मिलेगा रिमाइंडर। इस तरीके से आप निगेटिव रिमाइंडर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था ये कह रहा था कि क्या था ये 37 रेज़ टू द पावर 1000, हाँ, डिवाइडेड बाय 9। तो अभी जैसे मैंने बताया, अगर आप ये देखें कि 37 × 37 × 37 अप टू 1000 टाइम्स लिखा हुआ है, तो जैसे ही अगर हम रिमाइंडर्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल के उसकी इतनी पावर रेज भी कर सकते हैं, क्योंकि पावर रेज करने का मतलब क्या है, आपस में मल्टीप्लाई ही तो है। तो यहाँ पे हम 37 को डायरेक्ट 9 से करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1 और इसकी पावर 1000, तो इसका मतलब भी वही 1 ही हुआ। तो आपका 1 आ गया आंसर यहाँ पे डिवाइड करने पे। जिन्हें नहीं समझ में आया वो कुछ इस तरीके से समझ लें कि मान लिया 37 टू द पावर 1000 लिखा हुआ है और हमें 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है, तो इसका मतलब 37 × 37 × 37 × अप टू 1000 टाइम्स, ये इतनी बार तक दिया हुआ है, और अपॉन 9। तो इसको डिवाइड करेंगे 9 से 1 आएगा, इसको करेंगे 1 आएगा, इसको करेंगे 1 आएगा, और ये अब आपस में जब 1 की 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही तो आएगा। तो ये रिमाइंडर आपका इस तरीके से भी 1 हो गया। उसी को मैं पावर रेज के फॉर्म में लिख रहा था।
जैसे ये आपका है अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलसीएम एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ एलसीएम एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 536, यानी कि एलसीएम दो नंबर्स का और उनका एचसीएफ, इनका अगर हम सम कर लें तो ये आता है आपका 536। ये है इक्वेशन 1, मान लिया इसको इक्वेशन 1 हमने नाम दे दिया। और फिर कहते हैं कि डिफरेंस जो है इनका एलसीएम एचसीएफ का वो है 296। तो एलसीएम और एचसीएफ का जो डिफरेंस है ये है आपका 296, ये मान लिया सेकेंड इक्वेशन है। तो सबसे पहले तो इन दो इक्वेशंस, जैसे आपको x प्लस वाई बराबर समथिंग दे रखा हो, x माइनस वाई बराबर समथिंग दे रखा हो, आप लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई निकाल लेते थे, वैसे ही यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ निकाल लेंगे। अगर हम दोनों को एक बार ऐड कर दें तो 2 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि एचसीएफ एचसीएफ कैंसिल हो जाएगा और ये जुड़ के कितना हो जाएगा 6 12 और 9 3 12 13 और 8। तो इसका मतलब ये एलसीएम आया हमारा 416। और अगर हम एचसीएफ निकाल लें तो पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दें, यानी क्या आएगा 2HCF, फर्स्ट में से अगर सेकंड को माइनस करें तो एलसीएम कैंसिल, ये हो जाएगा 2HCF और ये कितना हो जाएगा आपका 0 और ये 4 और ये 2, यानी कि HCF आएगा 240, नहीं HCF आएगा 120, क्योंकि डिवाइड भी करेंगे 2 से। अब वैसे तो ये क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि गलत है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इफ वन ऑफ द नंबर इज 104, अगर कोई एक नंबर इस 104 है तो दूसरा नंबर कितना भी बड़ा हो, क्या HCF कभी बड़ा हो सकता है 104 से? अगर छोटा नंबर मान लिया किसी बड़े नंबर को पूरा ही पूरा डिवाइड कर दे रहा होगा तो फिर जो आपका रिमाइंडर होगा वो 104 ही आ जाएगा। जैसे यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है कि मान लिया कोई दो नंबर हैं A और B, और अगर A बड़ा है B से तो फिर हम A को कुछ इस तरीके का लिखेंगे BQ प्लस R टाइप का। अब यहाँ पे अगर R आपका 0 हो जाए, मान लिया R ये जो है रिमाइंडर ये बिल्कुल हो जाए 0, तो फिर B ही आपका हो जाता है ना HCF AB में से, AB का जो HCF होगा वो B ही हो जाएगा यहाँ पे। तो वही चीज़ है, कहने का मतलब ये यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम शायद आपको ना समझ में आए तो एक एग्जाम्पल से समझिए। अगर आपसे कहा जाए कि 12 और 36 का हम HCF बताएं, 12 और 36 का HCF, तो यहाँ पे 12 पूरा 36 को डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों के बीच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, जो हमारे पास छोटा नंबर है वो, क्योंकि 36 को 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा 0। तो वही काम यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि अगर एक नंबर है हमारा 104, जैसे अभी तो फिलहाल मैथड से इसको करके दिखा देते हैं। एक फार्मूला होता है कि HCF ऑफ टू नंबर्स इंटू LCM ऑफ दोज टू नंबर्स इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ दोज टू नंबर्स। मान लिया वो नंबर x और y है, तो x y का आप मल्टीप्लाई कर दें और x का LCM और HCF, x y के LCM और HCF का मल्टीप्लाई कर दें तो आपस में बराबर आएगा। तो अगर ये काम यहाँ पे करें तो दोनों नंबर्स का LCM है आपका 416 और HCF है 120, और जिसमें से एक नंबर है 104, दूसरा मान लिया y है, तो फिर क्या आएगा, ये 4 सा और फिर ये आपका y कितना आ जाएगा 480। तो वैसे तो आपका ऑप्शन मिल रहा है 480, लेकिन मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए, क्वेश्चन गलत होना चाहिए, डेटा थोड़ा इधर उधर हो गया है, क्योंकि अगर आपका एक नंबर 104 है तो फिर HCF इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। HCF क्या होता है, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मान लिया कि अगर इन दोनों में ये कितना भी बड़ा नंबर आपका हो, क्यों ना 1 करोड़ 2 करोड़ कुछ भी हो, अगर 104 उसको डिवाइड कर रहा है पूरा ही पूरा, तो 104 होना चाहिए HCF। और अगर 104 पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है तो इन दोनों में जो कोई कॉमन फैक्टर होगा, यानी लेस देन 104 होना चाहिए था HCF। लेकिन HCF कभी 104 से बड़ा नहीं हो सकता, यहाँ पे 120 लिखा है HCF, तो इसलिए ये वैसे आपका आंसर तो आ जाएगा इसमें, लेकिन ये इसमें डाटा गलत दिया हुआ है क्वेश्चन में। अभी अगर आप देखें 20th क्वेश्चन, हाँ ये कह रहा है 20 men are supposed to complete a work in 10 days. After working 5 days, they realize that only 1/4 of the work is alone. How many more men they need to employ to finish the work on time? अब एक इसमें फार्मूला होता है, जिससे हम उसे कह सकते हैं M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। W1 W2 यहाँ पे वर्क है कि पहले कितना काम था अब कितना काम है, पहले कितने मैन थे अब कितने मैन है, पहले कितने दिन तक उन्होंने काम किया अब कितने दिनों तक उन्होंने काम किया।
तो अगर यही आप फार्मूला लगाएं तो पहले इसमें क्या कह रहा है कि 20 लोगों को काम करना था 10 दिनों में। आफ्टर वर्किंग 5 days दे रियलाइज दैट ओनली 1/4 ऑफ वर्क इज डन। यहाँ से हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। आफ्टर वर्किंग 5 days यानी कि 5 दिनों तक तो उन 20 लोगों ने काम किया, और काम को कितना समाप्त किया उन्होंने, 1/4। तो अगर हम यहाँ पे 1/4 लिख दें यानी कि 1/4 पार्ट इन्होंने ख़त्म किया काम का। अब क्या कहता है कि हाउ मैनी मोर मैन दे नीड टू एम्प्लॉय टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम। अब मोर मैन मान लिया 20 तो पहले से थे, एक्स और आ जाए यहाँ पे कि उनको काम समय पे ख़त्म करना है। अभी इनको कितने दिन में ये काम करना है, अभी D2 क्या होना चाहिए, क्योंकि 5 दिन तो पहले ही निकल गए हैं, उनको 10 दिनों में काम ख़त्म करना था, तो यानी कि अब बचे हुए काम को उन्हें 5 दिन में करना है। और अब काम कितना है, अब 1/4 उन्होंने पहले से ही फिनिश कर लिया है, तो अब काम है यहाँ पे 3/4। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। 4 कैंसिल हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 20, ये 5 कैंसिल हुआ, तो ये हुआ आपका 60 इज इक्वल टू 20 + x, यानी कि आपका x आ गया यहाँ पे 40। तो ये आपका आंसर आ गया 40 मेरे हिसाब से आना चाहिए आंसर। तो 40 मेंस की और ज़रूरत होगी इसमें, 40 मेंस की। अब ये 7th क्वेश्चन अगला कह रहा है कि इफ़ x इज़ अ नेगेटिव रियल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। कि अगर x कोई नेगेटिव रियल नंबर है, x नेगेटिव है और रियल नंबर है, तो कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है। चलिए पहला देखते हैं कि क्या है। देयर इज सम नेचुरल नंबर k सच दैट kx इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, नेचुरल नंबर जो है, अगर k एक नेचुरल नंबर है तो k क्या हो सकता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी कि ये सारे पॉजिटिव ही हो सकते हैं। और अगर x है निगेटिव, तो अगर kx हम करें, अगर x है निगेटिव मतलब x लेस देन 0 है, x के निगेटिव होने का मतलब क्या है, लेस देन 0। तो अगर लेस देन 0 है, k की अगर x में मल्टीप्लाई करें तो लेस देन ही 0 ही तो रहना चाहिए, क्योंकि k है पॉजिटिव। अगर किसी पॉजिटिव नंबर की आप किसी नेगेटिव नंबर में मल्टीप्लाई करें आप, तो हमेशा वो नेगेटिव ही देगा, इसलिए वो लेस देन 0 ही रहेगा। तो ये जो इसमें लिखा है kx इज ग्रेटर देन 0, ये पॉसिबल नहीं है। देयर इज नो सच नेचुरल नंबर सच दैट kx इज ग्रेटर देन 0। अगला इसमें स्टेटमेंट क्या कह रहा है, x² + x इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज। चलिए ये देखते हैं, x² + x इज ग्रेटर देन 0, क्या ये हमेशा सही रहेगा। तो चलिए पहले देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस ब्रैकेट में 1/x इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, इसके लिए इसका क्या मतलब डोमेन आता है, अगर हम देखें कि x की वैल्यू क्या से क्या हो सकती हैं जो ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई करे। तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पे एक ऐसे लाइन बना लेते हैं, नंबर लाइन, और जो यहाँ पे रूट्स मिले हैं उनको यहाँ पे लिखते हैं। जैसे एक तो ये रूट हमें मिला x = 0, क्योंकि अगर आप इसे ले जाएंगे तो x 0 आ जाएगा। हम मान लेते हैं कि इक्वल टू अगर है यहाँ पे, उस हिसाब से रूट्स देख लेंगे, इनइक्वलिटी में तो रूट्स होते नहीं हैं। मान लिया यहाँ पे इक्वल का साइन होगा इसलिए, ठीक है, उस हिसाब से आपके रूट्स यहाँ पे 0 और -1 बनाए। तो 0 को मान लिया आप यहाँ पे लिख दें, और -1 को फिर इस हिसाब से आपको इसके पीछे लाना पड़ेगा। अब अगर आपके यहाँ पे रूट्स आए हैं इवन, तो अगर इवन नंबर ऑफ रूट्स हैं तो आपको प्लस से साइन मतलब प्लस से स्टार्ट करना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस, ये आपने रीज़न रखा। अब ग्रेटर देन 0 आपसे कह रहा है, तो जब भी आपसे ग्रेटर देन 0 कहे तो आपको पॉजिटिव रीज़न लेना है, यानी कि ये रीज़न। तो इससे आपको पता चला कि x की वैल्यू जब भी -1 से लेके -∞ तक आएगी, या फिर 1 से लेके +∞ तक जाएगी, तो फिर ये इनइक्वलिटी ट्रू होल्ड करेगी, यानी कि ये इनइक्वलिटी ट्रू होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है, जैसे आप यहाँ पे कोई लीजिए, मान लिया आपके इस रीजन में कौन सा नंबर आ रहा है, -5 आ रहा है। अगर आप x = -5 लें तो फिर ये इनइक्वलिटी ट्रू होल्ड करेगी। आप देखिए -5 और ये 1 + -5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20। तो 20 जो है ग्रेटर देन 0 है, ये इनइक्वलिटी होल्ड कर रही है -5 पे। वैसे ही अगर आप यहाँ पे कोई नंबर लें, प्लस का 5 या प्लस का 6 या प्लस का 7, कुछ भी, तो ये होल्ड करेगी। लेकिन अगर आप इस रीजन के बीच में ले लें, यानी कि -1 और 0 के बीच में कोई नंबर ले लें, सपोज वी टेक x = -0.5, है ऐसा कोई नंबर जो -1 और 0 के बीच में हो, तो क्या हो सकता है -0.5। अगर -0.5 लें हम और इस चीज़ को सॉल्व करें तो क्या आएगा, -0.5 और फिर ये अंदर 1 + -0.5 रखेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 0.5। तो ये वैल्यू कितनी होगी,
0.25 0.25 कह सकते हैं आप, माइनस का 0.25, तो ये ग्रेटर देन जीरो कहाँ है, ये तो लेस देन जीरो है, तो ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं की इस रीजन में, यानी कि -1 और 0 के बीच में। तो ये जो आपका लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, तो क्या ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो हो रहा है? आपने देखा कि अगर आप ये लेते हैं एक्स की वैल्यू 0.5 जो कि एक निगेटिव वैल्यू है, ये निगेटिव रियल नंबर है जैसा कि आपके क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन निगेटिव रियल नंबर लेने पे ये वैल्यू आपकी इस इनइक्वालिटी को ग्रेटर देन जीरो नहीं ये दिखा पा रही है, तो फिर ये आपका जो ऑलवेज लिखा हुआ है इस वजह से ये चीज़ गलत हो गई। हाँ कभी कभार हो सकता है अगर आप 1 से कोई बड़ी वैल्यू लें, और 1 से बड़ी वैल्यू तो ले भी नहीं सकते क्योंकि आपसे निगेटिव रियल नंबर का है तो एक्स आप ये ले नहीं सकते। हाँ अगर -1 से पीछे आप जाएंगे, -1 से कितनी भी छोटी वैल्यू लें तो ये ग्रेटर देन जीरो रहेगी, लेकिन -1 और 0 के बीच के अगर आप निगेटिव नंबर्स लेने लगेंगे तो उस कंडीशन में ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट था ये भी गलत हुआ। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, 2x इज लेस देन एक्स एंड लेस देन -x। तो सबसे पहले इन दो को सॉल्व करें, यानी कि 2x इज लेस देन एक्स, तो अगर आप ये ले लें तो x को अगर इधर ले लें तो क्या आ जाएगा, x इज लेस देन जीरो, तो बिल्कुल सही है, x निगेटिव नंबर है तो x लेस देन जीरो तो होगा ही होगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये इधर का पार्ट सॉल्व कर लें अगर, यानी x इज लेस देन -x। अगर कोई निगेटिव नंबर है तो बिल्कुल अपने निगेटिव से तो छोटा ही होगा, अगर कोई भी आप निगेटिव नंबर लें तो उसका अगर निगेटिव करें तो हो जाएगा पॉजिटिव, तो फिर कोई निगेटिव नंबर अपने मॉडुलस से अपने पॉजिटिव से तो हमेशा छोटा ही होगा। जैसे इसको ऐसे देख सकते हैं, अगर आप x इधर लाएं तो क्या हो जाएगा, 2x इज लेस देन जीरो, तो x इज लेस देन जीरो, तो ये भी होल्ड कर रहा है क्योंकि x आपका निगेटिव नंबर है तो x इज लेस देन जीरो ही तो आ रहा है। x आप लेके ही मतलब क्वेश्चन में दिया ही कि x निगेटिव नंबर है, तो ये इनइक्वालिटी तभी होल्ड करेगी जब x निगेटिव होंगे, तो x निगेटिव पे सही आ रही है, कहीं पे भी कोई फॉल्ट नहीं है भाई, हर आपकी x निगेटिव लेने पे ये चीज़ होल्ड करेगी। मान लिया अगर आपने x लिया -5, तो बिल्कुल -5 जो है आपका वो छोटा है +5 से, भाई क्या दिक्कत है इसमें, सब सही है, तो आपको कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो इस इनइक्वालिटी को होल्ड ना कर रहा हो। फिर आता है ये चौथा स्टेटमेंट कि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ये गलत है। ये क्यों गलत है, इसमें कह रहा है कि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ठीक है। अगर आप x ले लें, x आपको क्या लेना है, निगेटिव लेना है और रियल नंबर लेना है, निगेटिव रियल नंबर लेना है। अगर आप x ले लें -π, अब आप एक्स स्क्वायर निकालें, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा π²। तो क्या π² एक रेशनल नंबर हुआ, π² आपका एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि आप इसको नहीं लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में, आप इससे कभी भी इंटीजर्स के फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं π² को, तो ये आपका इरेशनल नंबर है और इसलिए आपका चौथा स्टेटमेंट गलत हो गया जो कह रहा है एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, तो ये एक रेशनल नहीं है। जैसे जनरली जब इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं लड़के तो उनके दिमाग में आती है √3, मान लिया हाँ माइनस का √3 क्योंकि निगेटिव रियल नंबर चाहिए, तो -√3 उन्होंने सोचा और इसका स्क्वायर किया, आ गया आपका +3, तो हाँ 3 एक रेशनल नंबर है, तो उनको लगता है कि ऐसे कोई भी हम नंबर लेंगे आ जाएगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन आपको ये थोड़ा ट्रांसेंडेंटल नंबर्स लेके देख लेने चाहिए, जैसे कि ई हुआ, पाई हुआ, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि -√3 केवल नहीं है इरेशनल, -3 की पावर 1/4 ये भी एक इरेशनल है, तो यहाँ से अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर √3 मिलेगा उसका स्क्वायर करने पे, तो उस कंडीशन में ये आपका फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो पहले, दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट सही हैं, तो मेरे हिसाब से इसका ए ऑप्शन हुआ, पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है ये ऑलवेज ट्रू है। नहीं, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। हाँ, तो पहला तो गलत था ना, दूसरा भी गलत था क्योंकि 0 और -1 के बीच की कोई भी वैल्यू अगर लेंगे तो वो सेकंड स्टेटमेंट होल्ड नहीं कर रही थी, और थर्ड वाला सही था, फोर्थ वाला गलत था, तो पहला दूसरा चौथा गलत है। हाँ, पहला दूसरा चौथा गलत है, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही है, क्योंकि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, तो कहने का मतलब है ऑप्शन बी सही है और ये स्टेटमेंट्स गलत हैं, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। अभी ये है 8th क्वेश्चन, ये आपका कह रहा है कि ये जो आपकी दे रखी है इक्वेशन क्या है, 2x² + xy
-3y²। आपको कह रहा है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ द लीनियर फैक्टर्स इन x एंड y ऑफ द एक्सप्रेशन। अच्छा, इस एक्सप्रेशन के आपको लीनियर फैक्टर्स का सम बताना है। लीनियर फैक्टर्स का सम आपको बताना है। तो चलिए एक काम करिए, 2x², यहाँ पे लिख लिया, माइनस का 2y², ये जो था यहाँ पे 2 - y² लिख लिया और y² लिख लिया, क्योंकि ये -3y² हो जाएगा, प्लस xy। अब यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लें तो ये क्या अंदर हो जाएगा, x² - y²। यहाँ से अगर आप माइनस का y कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, y माइनस x, ये चीज़ हो जाएगी। या फिर एक काम करें, -y ना लेके प्लस का y कॉमन ले लें यहाँ से, तो अगर प्लस का y कॉमन लेंगे तो x - y यहाँ पे बचेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ आपका 2, ये क्या हुआ x + y, x - y इसे लिख सकते हैं, और ये तो आपका था ही x - y। इन दोनों में से आपको x - y कॉमन दिख रहा होगा, तो अगर x - y आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 2x + 2y, ये आप अंदर मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, और ये प्लस का y, तो ये आपका क्या हुआ x - y, और ये आपका क्या हुआ 2x + 3y। तो ये आपके देखिए x और y में लीनियर है, इनमें कहीं भी आपको कोई किसी में पावर 2 नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब ये x y में लीनियर फैक्टर्स हैं, और आपको इन्हीं का सम पूछ रहा है। तो इनका सम अगर आप देखें तो कितना होगा, ये हो जाएगा 3x और प्लस का 2y। तो 3x + 2y किस में आ रहा है, सी ऑप्शन में, तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये इस तरीके से। अभी ये है 9th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट हैव रियल रूट्स। ओके, अब जैसे अगर आप एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लें, ax² + bx + c, इसके रूट्स क्या होते हैं, इसके रूट्स होते हैं x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a। अब अगर ये जो है यहाँ पे अंडर रूट के अंदर जो चीज़ लिखी है, अगर ये निगेटिव हो जाए, मान लिया ये पार्ट अगर आपका निगेटिव हो जाए, तो अगर ये निगेटिव हो जाएगा तो उसका रूट लेने पर आपको इमेजिनरी नंबर मिलेगा आयोटा फॉर्म में, तो उस कंडीशन में ये इमेजिनरी रूट्स होंगे। अच्छा, फिर रियल रूट्स कब मिलते हैं, रियल रूट्स तब मिलते हैं जब ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो। अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है तो फिर आपको -b में क्या जोड़ना घटाना होगा, 0, यानी कि ऊपर दोनों ही कंडीशन में -b ही मिलेगा, क्योंकि -b में 0 जोड़ें या 0 घटाएं और फिर 2 से डिवाइड करें, तो यानी कि आपको दोनों कंडीशन में सेम ही चीज़ मिलेगी, यानी इक्वल रूट्स आएंगे और रियल आएंगे, क्योंकि ये जो पोर्शन जो इमेजिनरी बना सकता था वो तो वैनिश ही हो गया बराबर 0 पे अपने आप ही, तो बराबर 0 पे भी आपको रियल मिलेगा, और अगर ये वैल्यू अंडर रूट के अंदर जो है ये ग्रेटर देन 0 हुई, उस कंडीशन में भी रियल मिलेगा, लेकिन अलग अलग रूट्स मिलेंगे पर रियल मिलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि b² - 4ac अगर ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो आपको मिलेंगे रियल रूट्स। तो इसमें पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट हैव रियल रूट्स, यानी कि आपको ढूंढना है कि किन में ग्रेटर और इक्वल टू 0 नहीं हो रहा है, यानी किन में हो रहा है लेस देन 0, ये आपको देखना है। तो सबसे पहले देखिए क्या पहली इक्वेशन में ऐसा हो रहा है। चलिए पहली इक्वेशन में देखिए, तो b² कितना है 16, 16 का स्क्वायर कितना आएगा 256, और ये कितना आएगा 4ac, यानी 2 इंटू मतलब 4 इंटू 2 इंटू 3, तो 4 2 जा 8 3 जा 24, तो ये तो लेस देन कहीं से भी नहीं आ रहा है b² - 4ac लेस देन 0 का मतलब हुआ कि b² इज लेस देन 4ac, तो हम डायरेक्ट यही चेक करते हैं कि b² लेस देन 4ac है क्या, तो b² लेस देन 4ac कहाँ हो रहा है, यहाँ पे तो ग्रेटर देन हो रहा है, तो ये पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन में अगर देखें तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 4ac ये भी नहीं होगा, सी ऑप्शन में भी नहीं होगा। डी ऑप्शन में चेक करें, b कितना है 9 आपका, तो 9 का स्क्वायर किया आया 81, क्या है लेस देन है 4ac, यानी 4 4 जा 16 इंटू 6 यानी 96, हाँ ये लेस देन है 96, मतलब ये आपका b² लेस देन 4ac है, 4ac हमने कैलकुलेट किया, ये b² कैलकुलेट किया, तो ये आपका छोटा पड़ रहा है 4ac से, तो इसका मतलब इसी इक्वेशन के आपके
इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो ये 9 क्वेश्चन हो गए आपके। अभी देखिए 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 7 and 12 and if the bigger root is halved and smaller root is doubled, then what is the resulting quadratic equation। यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके आपके रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो है 7, यानी अल्फा डॉट बीटा नहीं, रूट का प्रोडक्ट है 12 और जो रूट्स का सम है वो आपका है 7। तो अगर आप हम वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी चाहे तो क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस का रूट्स का सम यानी कि 7x और प्लस रूट्स का मल्टीप्लाई यानी कि 12, ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे आपको देख ही के पता चल रहा है कि x - 4 x - 3, ये तो आपके 4 और 3 हो जाएंगे रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो 4 और 3 अगर रूट्स हैं तो इसमें क्या कह रहा है कि जो बड़ा वाला रूट है द बिगर रूट इज़ हाफ, यानी कि बड़े वाले रूट्स को अगर हाफ कर दिया जाए 2 और छोटे वाले रूट का क्या है, इसको स्मॉलर रूट को डबल कर दिया जाए यानी 6। तो आपको क्या है कि नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन मिलेगी, यानी कि नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन होगी जिसके रूट्स होंगे ये। तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा, तो यानी रूट्स का सम यानी 8x प्लस रूट्स का मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लाई 12। तो ये आपका आ गया आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, बी ऑप्शन। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। यानी के की किस वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 2 जो है इसके रियल और डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस होंगे। तो वही बताया था हमने कि रियल और डिस्टिंक्ट कम होंगे। रियल के लिए जो होता है वो ये होता है चीज़ कि बी स्क्वायर इज माइनस 4ac इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो अगर 0 हो गया तो आपके इक्वल हो जाएंगे, और अगर ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन 0 रहा केवल, तो आपके डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे और रियल होंगे। इसमें पूछ रहा है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन मतलब, या वही समझ लीजिए आप रूट समझ लीजिए। तो रियल और डिस्टिंक्ट कह रहा है यानी कि सेम पे पाबंदी है, ये रिस्ट्रिक्शन है कि हमसे सेम नहीं पूछ रहा है, तो फिर हम ये इक्वल टू का साइन नहीं लगाएं क्योंकि 0 से बड़ा ही होना चाहिए। अगर बी स्क्वायर, ये क्या लिखते हैं आप माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो होती है रूट्स की वैल्यू एक ही वैल्यू। अगर ये 0 हो गया तो फिर ये सेम ही आ जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे नहीं करनी है। तो आप देखते हैं बी स्क्वायर क्या आएगा, के स्क्वायर, बी माइनस के है तो यहाँ पे के स्क्वायर आएगा माइनस का 4ac माइनस का 4ac कितना आएगा, 4 इंटू ए आपका है 1 और c आपका है 2। तो ये ग्रेटर देन 0 करना है, यानी के स्क्वायर माइनस का 8 ग्रेटर देन 0, यानी कि के प्लस 2√2 और के माइनस 2√2 इज़ ग्रेटर देन 0। तो फिर से इस अगर हमें ट्रेस करना है कि के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो आप ये एक लाइन खींचिए, इसमें ये दोनों जो रूट्स आपके आए हैं इन वैल्यूज़ को लिखिए, ऑर्डर में लिखिए जैसे लिखी जानी चाहिए। तो मान लिया ये आपका माइनस का 2√2 यहाँ पे मिला और प्लस का 2√2 यहाँ पे मिला। यहाँ पे 0 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 0 कोई रूट ही नहीं मिल रहा है हमें यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ़ रूट्स जो हैं यहाँ से, नंबर ऑफ़ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ जो यहाँ पे मतलब रूट्स जो भी आए ये हैं 2, यानी कि इवन। तो जब इवन हो तो हम यहाँ से साइड से प्लस से स्टार्ट करते हैं लिखना, और फिर उसके बाद में हमें एरिया वो लेना है इसका, वो वाला पोर्शन लेना है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर पॉजिटिव रीज़न लेना है, अगर यहाँ पे लेस देन 0 होता तो निगेटिव रीज़न लेना है। क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो फिर हमें पॉजिटिव रीज़न यानी ये और ये कवर करना है, यानी 2√2 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, और माइनस 2√2 से लेके कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो आपके ग्रेटर देन 0 के लिए जो पोर्शन रहा वो क्या रहा, हाँ कि के क्या है, के छोटा हो सकता है। आप डी ऑप्शन अगर आप देखें कि के इज़ लेस देन माइनस 2√2 एंड के इज़ ग्रेटर देन, और के इज़ ग्रेटर देन 2√2, इन रीजन्स में अगर है आपकी कोई चीज़ तो ये आपको हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू देगी। ये आपका पॉजिटिव देगा, ये आपका पॉजिटिव देगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा पॉजिटिव आएगा 0 से बड़ा, और उसलिए इसके जो आपके रूट्स होंगे ये डिस्टिंक्ट और रियल होंगे। तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।
अगर आप 12th क्वेश्चन देखें तो ये कह रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और आपको वैल्यू निकालना है 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा और 1 माइनस गामा की, ये आपको वैल्यू निकालना है। तो अभी देखिए, जैसे आपको एक इक्वेशन दे रखी है और वेरिएबल्स हैं इनमें 3, तो एक इक्वेशन से 3 वेरिएबल्स निकालना तो निकालना पॉसिबल ही नहीं है। तो आप कर क्या सकते हैं, इसमें तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू अपने हिसाब से आप कुछ भी ले सकते हैं कि जो ये आपकी इक्वेशन है ये सेटिस्फाई कर जाए। आप तीनों वेरिएबल्स की कुछ भी वैल्यू अपने हिसाब से ऐसा ले सकते हैं कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और वो वैल्यूज़ यहाँ पे रखने पे कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना बने आपकी, कोई आपकी डिटर्मिनेट वैल्यू मिले। तो मान लिया हम क्या ले सकते हैं वैल्यूज़, जैसे बीटा और गामा अगर हम कर दें यहाँ पे सबसे पहले तो गामा को ही हम सबसे पहले रिड्यूस कर दें, बिल्कुल गामा को तो 0 रखते हैं। अगर हमने गामा 0 कर लिया तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, अल्फा बीटा बचेगा। ठीक है, लेकिन ठीक है देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा, ये बचेगा। अल्फा डॉट बीटा बचेगा। अब एक काम करें, अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू हम ले लें 2 और 2, तो फिर अल्फा बीटा अगर 2 2 ले लें तो ये दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं, यानी अल्फा 2 बीटा 2 और गामा 0 पे ये हमारी पूरी इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर ये सेटिस्फाई हो रही तो अल्फा बीटा गामा की हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो अगर अल्फा यहाँ पे 2 रखते हैं ये मिलेगा -1, बीटा 2 रखते हैं ये मिलेगा -1, और गामा 0 रखते हैं ये मिलेगा 1, और ये पूरी आपकी मिल जाएगी 1। तो क्या ये मैच हो रही है किसी से? अगर ऑप्शन ए में हम रख लें अल्फा 2 बीटा 2 और गामा 0 तो ये 1 हो जाएगी। ऑप्शन बी भी मैच हो जाएगा, और ऑप्शन सी जो है वो डिफरेंट आएगा, और जो ऑप्शन डी है वो डिफरेंट आएगा। तो यानी कि आपका पहला और दूसरा ऑप्शन मैच हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, फिर थोड़ा डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं। डिफरेंट वैल्यूज़ का मतलब है कि थ्री और 3 ले लें यहाँ पे। जैसे आपने अल्फा, अभी आपको पता है कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में ही केवल कंफ्यूजन है, यानी बाकी दो तो वैसे भी एलिमिनेट हो गए। तो अल्फा आप ले लें 3 और बीटा ले लें, सेम ही सेम लेना होगा। यहाँ से या तो ये काम करें, अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा ही रहने दें। फिर इसको सॉल्व करें, देखते हैं क्या होगा। मान लिया गामा तो हमने 0 ही ले लिया है, तो उस चक्कर में ये तो आपका 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा ही रहा, क्योंकि गामा 0 हो चुका है। तो हमें तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, वही यहाँ पे लिख रहे हैं। और इस इक्वेशन से 1 माइनस अल्फा और माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखें कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, अल्फा बीटा, यानी कि 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो अगर आप ये देखें इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, अल्फा बीटा, तो ये आपका आ गया अल्फा बीटा, तो ये कैंसिल होकर आपका जाएगा 1। और इसका मतलब ये एक्सप्रेशन आपका 1 हो रहा है केवल लैम्डा बराबर 0 करने पे। तो इसमें भी आपके 2 ऑप्शन मैच हो रहे हैं। तो एक काम करें, फिर इसमें कुछ थोड़ा वैल्यू भी पुट कर लें। क्योंकि इस तरीके से सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। गामा अगर हम ले लें आपका 1 यहाँ से, और गामा अगर ले लें 1 और बीटा ले लें हाफ। अगर बीटा ले लें मान लिया
बीटा ले लें मान लिया 2, गामा ले लें 1 और बीटा ले लें 2, तब देखें इस इक्वेशन से अल्फ़ा हमें क्या मिलना चाहिए। तो अल्फ़ा प्लस 3 इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस 2 प्लस अल्फ़ा। तो आपको क्या हो जाएगा ये यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू हाफ, यानी कि गामा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 2 और अल्फ़ा की वैल्यू हाफ पे भी ये पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। कितना आ रहा है 3.5, और ये कितना आएगा 2, और ये कितना आएगा आपका 1, नहीं ये आएगा आपका 1 और ये आएगा आपका 2, 1 3, और फिर ये आएगा आपका हाफ। तो ये भी हाँ इन पे सेटिस्फाई हो रही है। इन पे अगर हम निकालें यही जो आपको वैल्यू फाइंड करनी है 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा, तो आ जाएगी 0। अभी देखें कि 0 किस ऑप्शन में आ रहा है। तो अगर पहला ऑप्शन हम चेक करें 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू 1, तो यही ऑप्शन आपका जो है 0 दे रहा है। अगर सेकेंड ऑप्शन चेक करें तो 1 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 1, तो ये आपका ऑप्शन जो है ये 2 दे देगा। तो फिर आपको तो 0 लाना है ना, क्योंकि आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो 0 हो चुकी है। एक बार फिर से समझिए इसे, जिससे ये काम हमने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हमें अल्फ़ा बीटा गामा की ऐसी वैल्यूज़ पता चल सके जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। जब इक्वेशन बड़ी हो तो आपको ऐसे गेस करना मुश्किल होता है। तो एक काम करते हैं, जिससे गामा हमने अपने मन से ले लिया और बीटा अपने मन से ले लिया। अब अगर दो चीज़ें हमने अपने मन से ले ली हैं तो तीसरा वेरिएबल फिर अपने मन से नहीं ले सकते, क्योंकि 3 ही वेरिएबल से तो इक्वेशन बनी है। तो तीसरा वेरिएबल हम अपने मन से नहीं चूज़ कर सकते, हम उन 2 वेरिएबल को पुट करके देखेंगे कि तीसरा वेरिएबल क्या मिलता है। तो वो जो तीसरा वेरिएबल हमें मिला 1/2, तो अगर हम इन तीनों इक्वेशन को करें तो वो सेटिस्फाई होगी, क्योंकि तीसरा हमें मिला ही इन दोनों की मदद से है। अब जो हमारा मेन फोकस था वो था इस वैल्यू को निकालना, 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा। लेकिन हमने अल्फ़ा बीटा गामा की एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ ले ली है, तो इसका मतलब ऑप्शन में अब हमें अल्फ़ा बीटा गामा की फॉर्म तो आएगी नहीं ऑप्शन, मतलब अगर हम सॉल्यूशन करें इसका, क्योंकि हमने इनकी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ ले ली है। अब हमें पता चल रहा है कि जैसे हमने गामा 1 लिया है तो ये चीज़ यहाँ पे 0 होके ये पूरा ही 0 कर देगा, यानी ये इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0। तो हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमें 0 दे रहा है। तो ऑप्शन अगर पहला चेक करें हम 1 माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, तो अगर इसमें देखें अल्फ़ा हमने लिया हाफ, बीटा हमने लिया 2 और गामा लिया 1, तो केवल यही ऑप्शन है जो हमें 0 दे रहा है। बाकी मेरे हिसाब से कोई भी ऑप्शन 0 नहीं देना चाहिए। सी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं देगा, बी भी नहीं दे रहा है। डी ऑप्शन अगर देखें तो डी गामा माइनस अल्फ़ा, गामा माइनस अल्फ़ा, और बीटा माइनस गामा, और गामा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस बीटा, और बीटा माइनस गामा। हाँ, कोई भी 0 नहीं देगा, सिर्फ यही आपका ए ऑप्शन 0 दे रहा है। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ। बाकी इसे मैथमेटिकली भी सॉल्व करके पहुंच सकते हैं वहाँ तक, लेकिन थोड़ा लंबा पड़ सकता है। अगर आप देखिए अगला 13th क्वेश्चन, ये दे रखा है log 10x प्लस log x स्क्वायर बेस 10 और बराबर 2 log x बेस 10 प्लस 1। ये जो आपकी इक्वेशन दे रखी है इसमें आपसे कह रहा है कि देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, x की इसमें वैल्यू क्या है? हाँ, x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो एक काम करें, आप ये एक प्रॉपर्टी जानते होंगे कि log m की पावर n अगर है तो ये n log m हो जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ बेस। मतलब बेस कुछ भी हो लेकिन सेम होना चाहिए दोनों जगह बेस, ऐसा नहीं कि बेस हमने अलग अलग कर दिया है। तो अगर ये प्रॉपर्टी हम लगाएं तो ये जो चीज़ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, log x बेस 10 प्लस 2 log x बेस 10 इज इक्वल टू 2 log x बेस 10 प्लस 1। तो ये चीज़ तो आपकी कैंसिल हो गई, तो आपका क्या हो गया, log x बेस 10 इज इक्वल टू 1 log x बेस 10 इज इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे आप चाहे log 2 बेस 2 लिख दें, चाहे log 3 बेस 3 लिख दें, चाहे log बेस 4 बेस लिख दें, क्योंकि log में किसी चीज़ की वैल्यू अगर वही बेस है तो फिर 1 आएगी। लेकिन हम इसे लिखेंगे log 10 बेस 10, क्योंकि हमें इनसे कंपेयर करना है। अब अगर बेस सेम है, log भी ऑपरेट है, तो फिर x 10 ही होना चाहिए, तभी दोनों सेम हो सकते हैं।
क्योंकि आपको पता है अगर आप 10 से कुछ भी कम ज़्यादा करेंगे तो दोनों वैल्यूज़ इनकम्पेरेबल हो जाएंगी, बराबर नहीं होंगी। कंपेयर करने के लिए यहाँ से क्या आ गया, x बराबर 10, तो आपका आंसर कितना हो गया 10। या फिर इस तरीके से भी आप कर सकते थे कि जैसे यहाँ से इस लाइन के बाद से आप क्या कर सकते थे कि x बराबर यहाँ से क्या हो जाता है, ये जो बेस है इसकी आप पावर रेस कर देंगे ये नंबर जो यहाँ पे लिखा होता है, यानी 10 की पावर 1, तो आ जाएगा 10। तो इस तरीके से भी आपका 10 आ गया, चाहे आप इस तरीके से कंपेयर करके कर लें। अगला क्वेश्चन अगर देखें कि कह रहा है एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर p एंड q इज, p और q 2 प्राइम नंबर हैं, उनका आपको जो एलसीएम दे रखा है ये है 2231 और p बड़ा है q से, p इज ग्रेटर देन q, ये आपको पता है। तो आपको p माइनस q की वैल्यू बतानी है। अब देखिए ये क्वेश्चन, इसमें आपको गैस ही करना होगा कि p क्या है q क्या है। सबसे पहले तो आपको एक प्राइम नंबर ऐसा ढूंढना होगा जिससे डिवाइड हो रहा है। अगर एक से डिवाइड हो रहा है वो, तो आपको दूसरा इसको डिवाइड करने पे जो क्वोशंट होगा वही आ जाएगा दूसरा क्योंकि इसके अलावा और कोई इनका तरीका है नहीं। इसके अलावा और कोई उनका तरीका होगा नहीं। p माइनस क्यू, फिर यही करना पड़ेगा आपको। तो काम करते हैं, इसे देखें कि ये 2231 ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो जैसे अगर आप डिवाइड करें इसे 31 से, क्या 31 से होगा ये डिवाइड? थर्टी वन से तो होगा नहीं। अगर आप करें 29 से, इससे भी नहीं हुआ। 23 से होगा शायद नहीं, 23 से भी नहीं होगा। देख लेते हैं। हम्म, 23 से हो रहा है, तो इसका मतलब 23 इसका एक फैक्टर है, यानी कि आप लिख सकते हैं 2231 इज इक्वल टू 23 इंटू, और दूसरा फैक्टर ये क्या हो गया 97। दोनों ही आपस में प्राइम है, और मतलब को प्राइम भी है और खुद में प्राइम भी है। p लिखेंगे इसको, q लिखेंगे इसको, क्योंकि आपको दे रखा है p बड़ा है q से। अब आप देख सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस जो है p माइनस q वो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 73492 ये आपका 74 आ जाएगा आंसर। तो आपका आंसर रहा 74। ये चीज़, ये इसमें कोई मेथड तो मुझे सूझ नहीं रहा बस आपको गेस करना होगा कौन से प्राइम्स इसको डिवाइड करते हैं। अभी ये 15th क्वेश्चन है। 3 रनर्स आर रनिंग इन अ सर्किट ट्रैक एंड दे कंप्लीट 1 राउंड इन 20, 30 एंड 35 मिनट्स respectively when they will next meet at the starting point। अच्छा ठीक है, चलिए ये जैसे आपका एक ये पाथ है,
यहाँ से मान लिया ये है उनका स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ से वो लोग रन करना स्टार्ट करते हैं, और वो एक राउंड 20 मिनट में लगाता है, एक है, फिर दूसरा है वो 30 मिनट में लगाता है, और तीसरा है वो 35 मिनट में पूरा वो राउंड लगाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि जब वो एक बार रन करना स्टार्ट कर देंगे तो अगली बार कब ऐसा होगा कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में करते क्या हम लोग, जो इनका टाइम जो ये लोग लेते हैं एक चक्कर लगाने में, तो हम उन टाइम्स का जो है एलसीएम निकाल लेते हैं, क्योंकि एलसीएम ऐसा नंबर होगा जिसको तीनों नंबर से डिवाइड करेंगे। तो यानी कि होगा क्या कि उतने समय बाद तीनों लोग अपने कुछ चक्कर जो है वो लगा चुके होंगे। जैसे एक ने मान लिया 2 साइकिल पूरी कर ली होंगी, तो दूसरे ने उसी टाइम 3 या 4 या जो भी अपनी साइकिल कुछ ना कुछ पूरी कर ली होंगी। जैसे घंटी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं कि घंटी 2 मिनट बाद बजती है, एक 4, एक 5 मिनट बाद, तो कितनी देर बाद 7 में ही बजेंगी, उसी तरीके से ये भी है। तो यहाँ पे करना क्या होगा, 20, 30 और 35 मिनट्स का हमें एलसीएम ले लेना होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 10, 15 और ये 35। इसमें हमेशा प्राइम से करते हैं, हालांकि आप को प्राइम नंबर से भी कर सकते हैं अगर आपको पता है कि वो सभी को डिवाइड कर रहा है, तो बाकी किसी केस में नहीं। कहने का मतलब है 4 से आप तभी डिवाइड करेंगे जब वो सभी को कर रहा हो, इसलिए मतलब बाकी कहीं पे आप नहीं डिवाइड कर सकते। तो ये आपका हो जाएगा 5 2 जा 10, 2 जा 20, 3 जा 60, 7 जा 420 मिनट्स। इतने मिनट बाद जो है ये सभी लोग यहाँ पे फिर से मिलेंगे। और इतने मिनट का मतलब क्या हुआ कि 7 आवर्स, आफ्टर 7 आवर्स दे विल मीट एट दिस पॉइंट। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अब ये 16th क्वेश्चन करें। आपसे कह रहा है 5 पेंसिल, 6 नोटबुक एंड 7 इरेजर्स कॉस्ट 250, वेयर इज 6 पेंसिल्स, 4 नोटबुक एंड 2 इरेजर्स कॉस्ट 180। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक एंड 4 इरेजर्स। अच्छा, मतलब पेंसिल का प्राइस मान लिया पी से हमने डिनोट कर लिया, और जैसे एक्स वाई ना मान के पी लिख लें तो ज़्यादा सही रहता है। 6 नोटबुक का 6N से लिख लिया, और 7 इरेजर्स का 7E से लिख लिया, और ये आपका आता है 250। मान लिया कि एक जो आपकी पेंसिल है वो P रुपीज़ की है, तो 5 पेंसिल्स 5P रुपीज़ की हुई। ऐसे ही अगर एक आपकी नोटबुक है N रुपीज़ की है, तो आपकी 6 नोटबुक 6N रुपीज़ की हुई। उसी तरीके से एक ये इक्वेशन बनाई, और एक इक्वेशन आपकी ये बना ली कि 6 पेंसिल प्लस 4 नोटबुक प्लस 2 इरेजर्स, ये आपका है कितना 180 का। अब यहाँ पे करते क्या है, जैसे वैसे तो एक काम आप और कर सकते हैं, वो ये कि यहाँ पे किसी भी एक वेरिएबल को आप ख़त्म ही कर सकते हैं, वैनिश कर सकते हैं अपने मन से, क्योंकि अगर आपके पास 2 इक्वेशन है तो इसका मतलब है कि वेरिएबल हैं 3, तो एक वेरिएबल जो है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम उसे कुछ भी ले सकते हैं अपने मन से, और वो हमारे आंसर पे कोई भी फ़र्क नहीं डालेगा। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे ई को ही 0 ले सकते हैं। मान लिया हमने ई पहले से ही 0 ले लिया, तो हमारी जो इक्वेशन है वो रिड्यूस हो गई 5P प्लस 6N इज इक्वल टू 250, और 6P प्लस 4N इज इक्वल टू 180 में हमारी इक्वेशन जो है रिड्यूस हो गई। ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास है 3 और इक्वेशन है 2, तो रेस्ट्रिक्शंस फिर 2 वेरिएबल्स पे लगेगा, तीसरे पे नहीं लगेगा। तो अब अगर हमने ई को 0 ले लिया तो हमारी इक्वेशन ये रिड्यूस हो गई। इनको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमें क्या निकालना है, नोटबुक और 4 इरेजर की वैल्यू निकालना है। तो जैसे हमें यहाँ पे सिर्फ हमें नोटबुक की वैल्यू पता चल जाए, हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इरेजर तो हमने ऑलरेडी 0 कॉस्ट की मान ली है। तो यहाँ पे नोटबुक की वैल्यू पता करने के लिए हम इसे एक काम करें, इसे हम 6 से कर दें मल्टीप्लाई इस इक्वेशन को। तो ये आपका कितना हो जाएगा, अगर पूरी इक्वेशन को हम 6 से कर दें मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा 30P प्लस ये आ जाएगा आपका 36N, और ये आ जाएगा आपका 1500। वैसे यहाँ पे अगर पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आ जाएगा 30P, और ये आपका आ जाएगा 20N, और ये आपका आ जाएगा 900।
तो ये तो आपका हो गया कैंसिल घटाने पे, और ये आपका आ गया 16n, और ये आपका आ गया 600, तो आपका n आ गया 600/16, यानी कि आप कह सकते हैं कि 150/4। और अगर आपका n ये आ गया तो आपसे पूछ रहा है कि 2 नोटबुक और 4 इरेज़र, इनकी कॉस्ट क्या होगी। तो इरेज़र की है 0, तो ये तो हो गई 0। हालांकि इरेज़र आपको फ्री में नहीं मिलेगी, लेकिन आप पहले इरेज़र 0 लेके चल चुके हैं, इसलिए इरेज़र कितनी भी दी हो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नोटबुक कितनी आपको चाहिए, 2, तो एक नोटबुक की अगर 150/4 कॉस्ट है तो 2 नोटबुक 2 × 150/4, यानी कि ये कितना हो जाएगा 75। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ये 75। अगर आप इसमें n0 लेना चाहें तो n भी 0 लेके चल सकते हैं, अगर p0 लेना चाहें तो p0 लेके भी चल सकते हैं, आपका हमेशा आंसर 75 ही आएगा। इस क्वेश्चन में हालांकि ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जब इन इक्वेशन को सॉल्व करके जो आपकी वैल्यू पूछी गई है तो ये विलिंग वैल्यूज़ लाना बड़ा कठिन हो जाता है। वहाँ पे हम करते क्या है कि किसी भी एक वेरिएबल को हम 0 कर सकते हैं, अगर 2 ही सिर्फ इक्वेशन दे रखी है और वेरिएबल 3 है। अगर 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन होती फिर ऐसा नहीं कर सकते थे, फिर हमें एक पैटर्न देखना पड़ता। अब ये 17th क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, 1⁻50 इंटू 2⁻49 इंटू 3⁻48 इंटू एंड सो ऑन 50⁻1। इसमें आपको पूछ रहा है कि कितने ज़ीरोज़ होंगे इसके एक्सप्रेशन के लास्ट में। ज़ीरोज़ जो होता है वो हमेशा उसमें 5 और 2 के फैक्टर से बनते हैं। जैसे कि मान लिया अगर आप कोई नंबर लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 200, तो इसमें 2 ज़ीरो हैं। क्यों 2 ज़ीरो हैं, इसका मतलब इसमें मिनिमम पेयर और 5 2 के 2 रहे होंगे। अगर हम इसके फैक्टर करें तो हम इसके फैक्टर देखेंगे क्या आएंगे, 5⁻2 इंटू 2⁻3। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 5⁻2 है और 2⁻2 दोनों आया हुआ है इसमें। अब 2⁻3 तो है, लेकिन 5 की पावर तो 2 ही है, तो पेड़ तो 2 ही रहे ना। अगर ये यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, ये 3 है, यहाँ पे 5 2 ही हैं, तो वो तीसरे वाले का हम क्या करेंगे, वो पेड़ नहीं बनाएगा हमारा। पेड़ तो वही होंगे जितने बराबर होंगे, यानी कि मिनिमम ऑफ 5 और 2 की पावर जो होंगी आपकी, उनकी मिनिमम वैल्यू जो होंगी उतने पेयर बन सकते हैं। अगर किसी के ज़्यादा है तो उसका कोई फिर यूज़ नहीं रह जाता है यहाँ पे। तो हमेशा आपको 2 की पावर्स और p की पावर काउंट करनी है, और जो कम हो उतने ही आपके पेयर बनेंगे और उतने ही ज़ीरो होंगे उस एक्सप्रेशन में। तो हमें इस एक्सप्रेशन में देखना है कि कितनी 2 की पावर्स आई हैं और कितनी 5 की पावर। अब 2 की पावर हम काउंट नहीं करते, क्योंकि 2 की पावर आपको पता है ऑब्वियसली ज़्यादा ही होंगी, क्योंकि 2 की पावर 49 में ही 2 की 49 पावर्स आ गई। अब अगर आप 4 की पावर 49 आगे कहीं पे गया होगा, 4 की पावर 47 होगा, तो वहाँ पे 2 की पावर 2 लिखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा होगा, मान लिया 4 की पावर 47 यहाँ पे लिखा होगा, तो ये 2 टू द पावर 2 टू द पावर 47 है, तो यहाँ से 2 की पावर आ गई आपकी 94। तो ये ऑलरेडी 2 की पावर बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि 2 4 में भी होगा, 2 6 में भी होगा, 2 8 में भी होगा, 2 10 में भी होगा, लेकिन 5 के डिफरेंस पे आएगा। तो इसलिए 5 की जो है इस टाइप के एक्सप्रेशन में ऑलरेडी कम ही वैल्यूज़ होंगी, हमें पता है ये बात। तो हम केवल इसमें 5 की पावर्स काउंट करने पे जोर देते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले 5 की पावर इसमें कब आएगी, 5 की पावर जब यहाँ पे 5 होगा, और 5 की पावर वहाँ पे लिखी क्या होगी, 5 की पावर 5 की पावर वहाँ पे लिखी होगी 46। अच्छा, वो कैसे 46 लिखी होगी, ये पैटर्न क्या चल रहा है, हमें इसे समझना चाहिए। अगर हम यहाँ पे जोड़ें, यानी कि पावर और जो बेस है उसको अगर जोड़ें तो 50 बना रहा है। यहाँ पे अगर पावर और बेस को जोड़ें 50 बना रहा है, यहाँ पे अगर पावर और बेस को जोड़ें तो 50 बना रहा है। तो इसका मतलब 5 की पावर जो लिखा होगा उसमें भी अगर पावर और बेस को जोड़ें तो फिर 50 बना रहा होगा। तो अगर 5 की पावर में कोई चीज़ लिखी तो बेस तो 5 ही हो गया, तो फिर पावर क्या वहाँ पे होगी 46। ये तरीका है हमारा जानने का कि क्या पावर होगी। अच्छा, 5 के बाद 10 आया होगा जहाँ पे 5 होगा, बाकी तो 6 की पावर कितनी भी हो, 7 की पावर कितनी भी हो, उनमें कहीं 5 होगा, कभी नहीं होगा। तो अब हमें 10 पे सीधे जाना है। अच्छा, 10 की पावर अब कितनी रेज की गई होगी, तो हमने जो बताया कि पावर और बेस का सम 51 हो रहा होगा, जिस पैटर्न से ही चल रहा है। तो वहाँ पे 41 पावर रही होगी, फिर 15 में पावर कितनी रही होगी, वो 36 रही होगी, फिर 20 में 31 रही होगी पावर, फिर आपका 25 में
पावर कितनी रही होगी, 25 रही होगी, 26 रही होगी सॉरी। फिर 30 में पावर कितनी रही होगी आपकी, 21 रही होगी। 35 में आपकी पावर कितनी रही होगी, 16 रही होगी। 40 में आपकी पावर कितनी रही होगी, 11 रही होगी। 45 में आपकी पावर कितनी रही होगी, 6। और 50 में आपकी पावर कितनी रही होगी, 1। अब एक काम करें, जैसे 5 की पावर यहाँ से 46 मिल गई, यहाँ भी 5 की पावर 41 है, क्योंकि 10 को हम 5 × 2 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब 5 की पावर 41। फिर इसे 5 × 3 लिख सकते हैं, यानी 5 की पावर 36। ऐसे 5 × 4, लेकिन यहाँ पे 5 × 5 लिख सकते हैं इसे, यानी 5 का स्क्वायर ये ऑलरेडी है। तो अगर ये 5 का स्क्वायर ऑलरेडी है तो इसे हम 5 स्क्वायर की पावर 26 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये 5 की पावर 52 लिखा हुआ है। वैसे यहाँ पे ये 2 × 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि आपको दिखने में तो लग रहा है कि एक पावर है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे 5 की पावर हमें 2 मिल जाएंगी। इन पावर्स को हम काउंट कर लें, यानी कि 5 की पावर है कितनी टोटल, तो यहाँ पे 46 है, यहाँ पे 41 है, यहाँ पे 36 है, फिर 31 है, फिर 52 है, फिर 21 है, फिर 16 है, फिर 11 है, फिर 6 है, फिर 1 है। तो काउंट कर ले कितना हुआ, 6 1 7 6 13 1 14 2 16 1 17 6 23 1 24 30 31 और 3 7 4 11 3 14 3 17 5 22 2 24 और फिर ये 26, यानी 261 पावर हुई, यानी कि 5 की पावर टोटल यहाँ से आई 261। अब हमें पता है कि 2 की पावर तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा ही होगा, लेकिन जब हम पेयर बनाएंगे तो हमें फिर 2 की उतनी पावर चाहिए जितनी 5 की पावर है, ज़्यादा कम करेंगे क्योंकि उनसे ज़ीरो बनेगा नहीं। तो फिर ये यहाँ पे जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होने चाहिए वो 2 × 61 ही होना चाहिए। तो ये आपका इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन।